गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, आज का जो अपना टॉपिक चलेगा वह अपना सीनियर क्लास का 2 नंबर का टॉपिक होगा, जिसका नाम है भाषा। क्या नाम है? भाषा। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भाषा। ये भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इस भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, इस भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो संस्कृत की भाष धातु से हुई है। तो देखिए, भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति है, भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो संस्कृत की भाष धातु से हुई है। संस्कृत की भाष धातु, भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द है और भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, यहां व्युत्पत्ति का अर्थ होता है बनावट। व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? बनावट। तो इस भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो संस्कृत की भाष धातु से मानी गई है। जिस भाष धातु से व्युत्पत्ति हुई है उसका शाब्दिक अर्थ निकल कर आया है, वो है व्यक्त वाणी। व्यक्त वाणी या प्रकट वाणी या बोलना या फिर कहना। देखिए, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ निकल कर के आया व्यक्त वाणी, प्रकट वाणी, बोलना या कहना। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि व्यक्त वाणी के रूप में, व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती हो वह भाषा कहलाती है। परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी कि व्यक्त वाणी के रूप में, व्यक्त वाणी के रूप में, व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है वह आपकी क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। ये व्यक्त वाणी के रूप में हम अपने मुख से जो भी बातें बोलते हैं, व्यक्त वाणी, व्यक्त वाणी प्रकट वाणी, जिसकी द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह वाणी का जो रूप होगा वह क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। इस भाषा की जो दूसरी परिभाषा है वो दूसरी परिभाषा क्या बनेगी कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह माध्यम है या वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं या हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके लिए हम जो भी बातें करेंगे उसमें वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। उसमें हम कौन सी ध्वनियों का प्रयोग करते हैं? वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। वाचिक ध्वनियां, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना कि भाषा व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है वो भाषा कहलाएगी। और इसकी परिभाषा क्या है? दूसरी क्या बनेगी कि भाषा वह साधन है या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, वह क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। क्लियर है? लेकिन इस भाषा के लिए हम कौन सी ध्वनियों का प्रयोग करते हैं? वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, हम मुंह से जो भी बोलते हैं वो हमारी क्या होगी? भाषा होगी। साथ में दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा मुख से उच्चारित होने वाले, भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। क्या समझे स्टूडेंट्स कि भाषा मुख से उच्चारित होने वाले
भाषा मुख से उच्चारित होने वाली शब्दों और वाक्यों का वह समूह होती है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को क्या करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं। भाषा शब्द की परिभाषा समझ में आ गई होगी। हर जीव जंतु की अपनी एक भाषा होती है, हर मनुष्य की अपनी एक भाषा होती है, हर पदार्थ की अपनी एक वाणी होती है, अपनी एक भाषा होती है। चाहे हम किसी बर्तन को बजा कर देख लें, हमको पता चल जाए कि कौन सा बर्तन बज रहा है। कोई पक्षी बोल रहा होता है, हम उसके सामने प्रत्यक्ष हो या न हो, लेकिन फिर भी उसकी दूर से आवाज हमको सुनाई देती है तो हम पहचान जाते हैं कि अमुक पक्षी बोल रहा है, क्योंकि वो पक्षी की क्या है, भाषा है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं। अब देखिए ये भाषा कितने प्रकार की होती है, तो अपना अगला टॉपिक बनेगा भाषा के प्रकार। अब भाषा के प्रकार में कुछ हम बातों को कह करके प्रकट करते हैं, कुछ को हम लिखकर प्रकट करते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। तो इस प्रकार भाषा के जो प्रकार होते हैं, भाषा के प्रकार हैं दो। भाषा के प्रकार, अब ये भाषा के प्रकार होते हैं कितने, दो। सबसे पहला भाषा का जो प्रकार आता है वो आता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, पहली भाषा कौन सी आती है, मौखिक भाषा। और दूसरी बात, भाषा का रूप कौन सा आएगा, लिखित भाषा। लिखित भाषा, दोनों को अच्छी तरह से समझना। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को या भावों को बोलकर प्रकट करते हैं। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को या भावों को बोलकर प्रकट करते हैं या फिर सुनकर के ग्रहण करते हैं। दो बातें ही, बोलकर प्रकट करना, बोलकर प्रकट करते हैं, या फिर हम सुनकर के ग्रहण करते हैं। हम सुनकर ग्रहण करते हैं। बात समझ में आनी चाहिए कि भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हमारे मन के जितने भी विचार हैं, जितने भी भाव हैं, उन भावों को हम या तो बोलकर प्रकट करेंगे या फिर दूसरों से सुनकर ग्रहण करेंगे। देखिए मौखिक बातें होती हैं, ये मौखिक बातें बोलकर प्रकट करना या सुनकर के ग्रहण करना क्या कहलाएगा, मौखिक भाषा कहलाएगी। जैसे प्रधानाध्यापक ने स्वतंत्रता दिवस पर, प्रधानाध्यापक ने स्वतंत्रता दिवस पर छात्रों को भाषण दिया। छात्रों को भाषण दिया, छात्रों का मनोरंजन किया। भाषण देना केवल मौखिक बातें हुई, और मौखिक बातें हुई तो वो कौन सी भाषा कहलाएगी स्टूडेंट्स, मौखिक भाषा कहलाएगी। तो एक छोटी सी बात वो हमको लर्न रखनी है, वो क्या है कि भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने मन के जो विचार हैं, मन के जो भाव हैं, उनको बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर के ग्रहण करते हैं, वह भाषा का रूप क्या कहलाएगा, मौखिक भाषा कहलाएगा। क्लियर है? सेकंड जो प्रकार आता है वो आता है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा किसे कहते हैं वो भी सुन लीजिए कि भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को या भावों को पढ़कर के ग्रहण करते हैं, वह भाषा का रूप लिखित भाषा कहलाता है। क्या कहा कि भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने मन के विचारों को या मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं। लिखकर प्रकट करना या फिर हम दूसरों के जो भाव और विचार हैं उनको पढ़ करके ग्रहण करते हैं।
पढ़ करके क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो लिखकर प्रकट करना और पढ़ करके ग्रहण करना, ये भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा, लिखित भाषा का रूप कहलाएगा। रिपीट कर रहा हूं, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को, भावों को पढ़ करके ग्रहण करते हैं, वह भाषा का रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे कक्षा अध्यापक ने छात्रों से कक्षा कार्य करवाया, कक्षा अध्यापक ने छात्रों से गृह कार्य करवाया या कक्षा कार्य करवाया। घर कार्य होमवर्क होता है, एक होता है क्लास वर्क, एक होता है होमवर्क। तो क्लास वर्क करवाया, टीचर सामने बैठा हुआ है और टीचर बच्चों को गाइड कर रहा है कि मैं यहां बैठा हूं, मेरी आंखों के सामने आप क्या कीजिए, अपना वर्क पूरा कीजिए। तो टीचर देखता रहेगा और स्टूडेंट्स क्या करते रहेंगे, अपना लिखित कार्य करते रहेंगे। लिखे हुए कार्य को स्टूडेंट्स की बातों को क्या करेगा, लिखकर तो प्रकट करेगा स्टूडेंट्स तो, लेकिन टीचर क्या करेगा, पढ़ करके उसको ग्रहण करेगा। तो लिखित भाषा किसे कहेंगे, जिसमें भाषा हम लिखकर तो प्रकट करते हैं और उसको पढ़ करके ग्रहण करते हैं, वो भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा, लिखित भाषा कहलाएगा। अब एक छोटी सी बात और होती है, हमें कुछ बातें मुंह से बोलकर प्रकट कर देते हैं और कुछ बातों को हम लिख करके प्रकट कर देते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसमें हम कसमकस हो जाते हैं, जिसमें हम बिल्कुल क्या करें क्या ना करें की कंडीशन में आ जाते हैं, स्थिति में आ जाते हैं। हम सबके सामने बोल नहीं सकते, हम सबके सामने अपनी बातों को प्रकट कर नहीं सकते, विचारों को प्रकट कर नहीं सकते। तो इसके लिए तीसरी बात हम और अपनाते हैं, और वो तीसरी बात क्या होती है, सांकेतिक भाषा। तीसरी बात क्या होती है, तीसरी भाषा कौन सी बन जाती है, सांकेतिक भाषा। मुख्य रूप से कितनी भाषा आती है, मुख्य रूप से भाषा के प्रकार दो ही हैं, लेकिन एक तीसरी भाषा और बन जाती है, वो कौन सी बनती है, सांकेतिक भाषा। तो भाषा का वह रूप, परिभाषा सुनिए, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को या भावों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को या भावों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों एवं भावों को संकेतों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, वह भाषा का रूप क्या कहलाएगा, सांकेतिक भाषा कहलाएगा। यानी अब जो बातें होगी वो केवल इशारों में होगी, केवल संकेतों में होगी। देखिए, जितने भी वाद विवाद किए जाते हैं, उन वाद विवादों को, उन विचार विमर्श को जब तक सांकेतिक बातें न हो, अर्थात जब हाथों के और शारीरिक मुख दृष्टा के मुख विकार के हाव भाव न हो, तब तक अगले वाले की बात को समझने में हमको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता। इसलिए कुछ बातें कहने वाला बोलकर के प्रकट करता है, कुछ अपने मन के विचारों को हाव भाव के माध्यम से प्रकट करता है। जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे किसी को अभिवादन का संकेत देना, किसका संकेत देना, अभिवादन का संकेत देना, किसी को मना करने का संकेत देना, किसी की हाँ में हाँ मिलाने पर उसको मुस्कुराकर उसकी प्रतिपुष्टि देना, गर्दन हिला करके हाँ का ना का जवाब देना, किसी काम को मना करने का हाथों से इशारे करके उसको क्या करना, संकेत देना। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें मुख से प्रकट न करके, वाणी के माध्यम से प्रकट न करके, केवल संकेतों के माध्यम से भी अगले वाले को समझा सकते हैं। वो समझाई हुई भाषा क्या कहलाएगी, सांकेतिक भाषा कहलाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले भाषा की इकाइयां। अगला टॉपिक कौन सा अपना, इकाइयां। भाषा की इकाइयां। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स,
भाषा की जो इकाइयां होगी उन भाषा की इकाइयों में हमारा पहला जो टॉपिक आएगा वो आएगा ध्वनि। भाषा की इकाइयों में पहला अपना टॉपिक क्या आएगा? ध्वनि। भाषा किस किस से मिलकर बनती है, भाषा के बोलने की जो रूप हैं वो कहां कहां से निकल कर आते हैं वो है, देखिए। सबसे पहला है ध्वनि। मुख से स्वतंत्र रूप से जो भी उच्चारित किया जाता है। भाषा की इकाइयों में सबसे पहला टॉपिक क्या आया? ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? मुख से स्वतंत्र रूप से जो भी उच्चारित किया जाता है वह उच्चारित की हुई आवाज ध्वनि कहलाती है। स्वतंत्र रूप से मुख से उच्चारित आवाज क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। अर्थात मुंह से जो भी हम उच्चारण करेंगे, मैं बोल दे रहा हूं, ये मेरी बोली हुई जो आवाज है, ये मेरी जो बोली है वो क्या कहलाएगी? स्वतंत्र है। और ये स्वतंत्र रूप भी क्या कहलाएगा? ध्वनि कहलाएगा। हाँ, लेकिन इसके लिए एक जरूरी बात क्या है कि इसमें केवल मौखिक वाणी ही प्रयुक्त होती है, मौखिक बातें ही प्रयुक्त की जाती है। रिपीट कर रहा हूं, ध्वनि किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से मुख से जो भी उच्चारित किया जाता है वह क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ध्वनि, ये भी एक ध्वनि है। हम किसी डेस्क को बजाएंगे, ये भी क्या है? एक ध्वनि है। समझ में आ गया? बर्तन की अपनी एक ध्वनि होती है। तो जो भी उच्चारण किया गया है, मुंह से जो भी उच्चारण हुआ है, मुंह से जो भी बोला गया है, वह एक स्वतंत्र आवाज होती है और वही स्वतंत्र आवाज क्या कहलाएगी? आपकी ध्वनि कहलाएगी। दूसरा टॉपिक, वर्ण। किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते, सार्थक टुकड़े नहीं करना। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसकी क्या ना हो? सार्थकी टुकड़े नहीं हो, जिसके सार्थकी टुकड़े नहीं हो, वह क्या कहलाएगी? आपकी क्या कहलाएगा? आपका वर्ण कहलाएगा। भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। जैसे शब्द देखिए, स्वास्थ्य। शब्द मैंने क्या लिखा है? स्वास्थ्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई इसमें से निकालनी है, तो सबसे छोटी इकाई निकालने का तरीका क्या है? स, व में कौन सा स्वर है? आ, फिर से, फिर थ, फिर ये, और ये में कौन सा स्वर है? ए। स, व आ गया। व में कौन सा स्वर आया? आ आया। फिर से आधा है, थ आधा है, स आधा, थ आधा, और फिर आया ये है। ये में कौन सा स्वर है? ए स्वर है। अब देखिए, इससे कि हम और टुकड़े नहीं कर सकते, व्यंजन के हम और क्या नहीं कर सकते? टुकड़े नहीं कर सकते। जब टुकड़े नहीं कर सकते, व के टुकड़े नहीं कर सकते, स थ के टुकड़े नहीं कर सकते, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हुई कि नहीं हुई? तो भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते वह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। क्लियर है? एक उदाहरण और देख लो। कमल। क, ए, मैं, ए, ल, ए। सार्थक टुकड़े हो गए। अब हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते।
तो भाषा की सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई जिसके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाएगी? भाषा की वर्ण इकाई कहलाएगी। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आएगा वह आएगा अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? देखिए, नाम में इसकी परिभाषा छुपी हुई है। नाम में ए अक्षर है, ए का अर्थ होता नहीं क्षकार, क्षर का मतलब क्षरण नहीं किया जा सके, जिसका विनाश नहीं किया जा सके। तो शाब्दिक अर्थ बनेगा, शाब्दिक अर्थ है जिसका क्षरण न हो, जिसका क्षरण न हो वो क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। अर्थात वे ध्वनियां जिनका उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात में हो जाए अक्षर कहलाता है। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात में हो जाए वो क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात में हो जाए अक्षर कहलाएगा। कैसे? जैसे हमने स्वास्थ्य की बात की है, तो स्वास्थ्य में हमने कितने वर्णों की बात की है? 1 2 3 4 5 6 7 वर्णों की बात की है। 7 वर्णों की बात की है। तो इस अक्षर में इन्हीं वर्णों से हम अक्षर की बात करेंगे। तो जिन व्यंजनों में स्वर निहित होता है, जिन व्यंजनों में स्वर निहित होता है वो क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। वर्ण में स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं। स्वर और व्यंजनों को अलग अलग किया जाता है। लेकिन अक्षरों में जो भी वर्ण होंगे, जो भी व्यंजन होंगे वो स्वर से युक्त होंगे। तो आपसे यदि कह दिया जाए कि स्वास्थ्य में कितने अक्षर हैं, तो स्वास्थ्य में 2 ही अक्षर हैं, एक तो वह और एक ये। स्वास्थ्य में अक्षर तो कितने हुए? 2 हुए। लेकिन तुमसे ये पूछ लिया जाए कि स्वास्थ्य में वर्ण कितने हैं, तो स्वास्थ्य में वर्ण देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 इसमें वर्ण हो गए और अक्षर इसमें कितने हो गए? 2। तो वे ध्वनियां जिनका उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात में हो जाए, स्वास्थ्य की बात करेंगे। वह में ए स्वर मिला हुआ है, ये में स्वर कौन सा मिला हुआ है? ए। बात कर लीजिए कमल की, कमल में 3 व्यंजन वो अक्षर हैं और वर्ण कितने हो गए? 6। तो अक्षरों में व्यंजन स्वरयुक्त होते हैं और वर्णों में व्यंजन और स्वर अलग अलग होते हैं। 3 बात क्लियर हो गई। चौथी बात आती है शब्द की। चौथी बात शब्द की। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? हम शब्द कहेंगे। जैसे इन वर्णों को हमने एक जगह किया तो हमारा शब्द क्या बना? स्वास्थ्य बना। क मैं ल 3 अक्षरों को जोड़ा, 6 वर्णों को जोड़ा तो शब्द क्या बना? कमल बना। यदि कमल में सार्थक वर्णों को हम नहीं रखते तो शब्द नहीं बनता। जैसे मैंने कर दिया मकल, ये वर्णों का सार्थक मेल नहीं है। क्योंकि मकल का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम इनका सार्थक मेल करेंगे। क को पहले लाएंगे, मैं को बाद में लाएंगे और ल को लास्ट में लाएंगे। इसलिए एक सार्थक मेल बना और सार्थक मेल से किसका निर्माण हुआ? शब्द का निर्माण हुआ। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगला जो टॉपिक आएगा इसी में वो आएगा पद। 5वां टॉपिक क्या आएगा? पद। पद किसे कहते हैं? तो पद की बात जब हम करते हैं तो जितने भी शब्द होते हैं, शब्दों से ही पद का निर्माण होता है। तो वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक
सार्थक शब्द, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द क्या कहलाएंगे? आपके पद कहलाएंगे। देखिए, वाक्य में जितने भी सार्थक शब्द होंगे, वाक्य में जितने भी सार्थक शब्द लगेंगे, उचित शब्द लगेंगे, वो क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहां वाक्य में जितने भी सार्थक शब्द हैं वो क्या हैं? किसी न किसी कारक विभक्ति से आपस में जुड़े हुए हैं, किसी न किसी कारक विभक्ति से आपस में जुड़े हुए। आपस में जुड़े हुए होने की वजह से ही इनका अपना स्वयं का अर्थ भी निकल रहा है, और इसी वजह से वाक्य में जितने सार्थक शब्द होते हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। क्लियर है? अगला और लास्ट टॉपिक जो अपना आता है वो आता है वाक्य। अगला और लास्ट टॉपिक क्या बनेगा अपना? वाक्य। छठा बनेगा वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को। ये शब्दों का सार्थक मेल है। शब्दों के सार्थक मेल को हमने क्या नाम दिया? वाक्य दिया। लेकिन इस वाक्य में जितने भी शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके पद कहलाएंगे। तो बात वही की वही है। शब्दों के सार्थक मेल को, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक वाक्य में जितने भी सार्थक शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी कारक विभक्ति से जुड़े हुए होते हैं, और उन संपूर्ण शब्दों के सार्थक मेल को ही हम क्या नाम देंगे? वाक्य नाम देंगे। तो भाषा की इकाई सबसे पहले ध्वनि आई, जो स्वतंत्र आवाज होती है। दूसरा वर्ण आया, जिसमें सब भाषा की सबसे छोटी इकाई आती है, जिसके टुकड़े नहीं होते। तीसरा टॉपिक आया अक्षर। वो अक्षर हमेशा जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वरों से युक्त होते हैं, बिना स्वरों के व्यंजन अक्षर नहीं कहलाता है। तीसरी जो बात अक्षर की चौथी बात आती है शब्द की, वर्णों का सार्थक मेल ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। फिर आता है पद। वाक्य में प्रयुक्त जितने भी शब्द होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त जितने भी सार्थक शब्द होते हैं वो किसी न किसी कारक विभक्ति से जुड़े होते हैं, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। और इन शब्दों के सार्थक मेल को ही हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जब हम लेकर आएंगे तब तक के लिए नमस्कार।